जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है यूपीपीएससी मेंस कम प्री यानी मेंस जो 2022 में मेंस होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जो प्री 2023 या उसके पहले जो भी वनडे वाली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे वन डेयर वाली जो पीटी हो गया या वीडियो री एग्ज़ाम हो गया या कोई सा भी जो भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, उसमें जो कुछ मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो फैक्ट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। या तो वो पूछे गए हैं प्रश्न या फिर वो पूछने की उनकी संभावना बहुत अधिक है। तो और आजकल जो प्रश्नों का जो लेवल है वो इस तरीके का है कि आप जो है, अगर डेप्थ में आपको नॉलेज नहीं है तो वो प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा उससे, या मैं जो भी परीक्षा संबंधी जानकारी देता हूँ वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और लाइक कीजिएगा यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो ये इसका एक वीडियो पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं इसमें बेसिकली जो संवैधानिक और सांविधिक या जो अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं उनके बारे में बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि प्री मेंस कम प्री दोनों से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, इसमें जो फैक्ट बताऊंगा वो आपको प्री में देखने को मिलेंगे, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको जो है उसमें मेंस में आपको लिखने का काम आएगा, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है सीआईसी की बात करते हैं, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। प्रश्न पूछा, पहले मैं प्री के बारे में जो प्री वाले जो फैक्ट हैं वो बता देता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न प्री में पूछे जाते हैं। तो प्री के लिए बेसिकली ये पूछेगा ये किस एक्ट से आप, इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो ये भी प्रश्न पूछा गया है और पूछ भी सकता है आगे भी। तो 2005 में किसके थ्रू हुआ था ये, तो आरटीआई एक्ट। याद रखिएगा किसके थ्रू, आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। ये संवैधानिक है, सांविधिक है या गैर संवैधानिक है, कैसी संस्था है, तो ये संविधान में इसका ये एक्ट पारित करके इसको किया गया, तो ये सांविधिक संस्था है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैसी संस्था है ये, सांविधिक। कहीं भी ऑप्शन में दिखेगा तो सांविधिक आप उसको लगा दीजिएगा। ये ऊपर वाली लाइन ध्यान मत दीजिएगा, वो टेस्ट, वो किसी और चीज़ का वो है, उसी में मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये छोटा लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको सारा समझा दूंगा, तो चिंता मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये बता दिया मैंने, ये सांविधिक निकाय है प्री के लिए। 2005 में आरटीआई एक्ट से ये स्थापित किया गया था। ये अभी जो करंट में सूचना आयुक्त हैं, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो वो भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 2005 में स्थापित हुआ था शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसका कार्य क्या होता है, गठन क्या होता है, कैसे क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब ये मेंस से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मेंस से रिलेटेड अब पोर्शन शुरू होगा। तो ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, और ये उच्च प्राधिकार युक्त एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यह केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों और उस पर जो भी मतलब अपील आती है उस पर सुनवाई करता है। ठीक, याद रखिएगा। और ये बहुसदस्यीय है निकाय, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुसदस्यीय है। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और सूचना आयुक्त भी होते हैं इसमें। तो ये लोग होते हैं जो 10 से अधिक नहीं होंगे, सूचना आयुक्त और ये सब मिला के। हाँ, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो संख्या है इनकी कितने से अधिक नहीं हो सकती, टोटल 10 से अधिक। तो ध्यान रखिएगा, ये प्री प्री से रिलेटेड है ये। ठीक, प्री कॉन्सेप्ट है ये, याद रखिएगा इसको, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक राष्ट्रपति द्वारा इनकी जो है नियुक्ति होती है। ठीक है, और ये नियुक्ति उनके द्वारा होती है, लेकिन एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है जो कि निर्धारित करती है या डिसाइड करती है कि कौन बनेगा। तो उस कमेटी में कौन कौन रहते हैं, ये भी प्री से रिलेटेड प्रश्न है और मेन से भी है, पूछा जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उस कमेटी में पीएम होते हैं, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो होते हैं, और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री बेसिकली होम मिनिस्टर ही रहते हैं,
या जिसको भी प्राइम मिनिस्टर नामित करें, तो वो उसमें जो है वो एक सदस्य रहेंगे, यानी 3 लोग होते हैं इसमें। पीएम प्रधानमंत्री जी रहेंगे, लोकसभा का विपक्ष के नेता रहेंगे, और एक कैबिनेट मंत्री जो भी पीएम द्वारा नामित होगा, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ये अपने यही होते हैं, होम मिनिस्टर ही होते हैं, बाकी जिसको भी वो नॉमिनेट करें। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसके कार्य के बारे में जान लीजिए, कार्य एवं शक्तियाँ। तो कार्य एवं शक्तियाँ, और ये जो, हाँ एक चीज़ और था इसमें, मैं बताना भूल गया, ठीक है बता दिया था वो मैंने, ये वर्ष ये बता दिया, कार्यकाल बता दिया, कार्य एवं शक्तियाँ देख लीजिए इसके क्या क्या है, क्या काम करता है, कैसे क्या। ठीक है, ये जो वार्षिक प्रतिवेदन है अपना, वो केंद्र सरकार को देती है, ठीक है, जो दोनों सदनों पर पटल पर रखवाती है। कहने का मतलब ये है कि ये, आप ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार को देती है और उनके माध्यम से वो राज्यसभा और लोकसभा में वो पटल पर रखा जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। जानकारी संबंधी शिकायतों का निस्तारण करना इनका जो प्राथमिक कार्य है। किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं भाई कि उसको सम्मन दे सकते हैं, मतलब हाजिर होने के लिए बोल सकते हैं। कहीं भी किसी भी जो विभाग है केंद्र का, केंद्र से या जो उसके पीएसयूज़ हैं, उससे जो विभाग से है जानकारी ले सकते हैं। कुछ दस्तावेज मंगवाना है तो उसको मंगवा सकते हैं, उसको मंगवा कर ये अपना उसमें जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, जो किसी न्यायालय या सार्वजनिक कार्यालय से दस्तावेज मंगवाना, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं। जो शक्तियाँ क्या है, फौजदारी की नहीं, दीवानी न्यायालय की इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया इसमें। अभी एक चीज़ और है, इसकी सीमाएं, मेन से रिलेटेड। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि सीआईसी के बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग या जो भी है इसके बारे में बताते हुए इसकी सीमाओं या चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, तो उसमें ध्यान रखिएगा, एक तो अभी जो 2019 वाला एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके थ्रू इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, ठीक है। उसमें इनका जो कार्यकाल है वो भी निर्धारण करेगा, केंद्र सरकार निर्धारण करेगी, और ये सब चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी की गई हैं जिसका विरोध विरोध भी हुआ था, आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सीमाएँ, यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हैं सीमाओं में। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन 2019 में जो हुआ था, उसका उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने, जैसे एक तो इनकी नियुक्ति को, ये इनका जो कार्यकाल को लेकर के, ठीक है, डिसाइड करेगी केंद्र सरकार। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनकी स्वायत्ता और स्वतंत्रता में बाधक बन सकती हैं, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट काम करती हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्वायत्तता है और जो स्वतंत्रता है वो बाधित होगी इससे, ठीक। अब इसमें देखिए और क्या सीमाएं हैं, और सीमाएं ये हैं कि जैसे ये जो इनका इसके एक्ट है उसमें धारा 8 और धारा 8(2), यानी 8 और 8(2), इसमें दो चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको, सीमाओं में ज़रूर लिखिएगा। धारा 8 के अंतर्गत क्या है कि जैसे आपने कोई सूचना मांगी, तो वो धारा 8 में दिया गया है कि इस बेस पर ये मना कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया हो गई, इससे संबंधित हो गई, ये सब सूचनाएं ये लोग नहीं देंगे। अगर आप लिखेंगे तो ये सूचनाएं नहीं देंगे। और 8(2) में जो है, 8(2) में क्या है, 8(2) में ओएसए, जो गुप्त सूचना अधिकार अधिनियम है, ओएसए ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, उसके थ्रू ये उसको भी बताते हैं। उसका मतलब एक तरीके से, जैसे अगर सूचना नहीं देनी है तो बोल देंगे ये भैया ओएसए का है, इससे सूचना हम नहीं दे सकते, ओएसए से रिलेटेड है। तो ये इसको सरलीकृत किया जाना चाहिए। अगर उपाय के बारे में आप बताते हैं तो आगे इनको लिख सकते हैं कि इसमें सरलीकरण किया जाना चाहिए, इसमें मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सीमाओं में। इसमें देखिए ये ब्लैक विंग और ये बैक विंग और ये ओएसए का दुरुपयोग, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक। चलिए, ये एक संस्था हो गई सीआईसी, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, इसका गठन कैसे हुआ, कौन सी कैसी संस्था है ये, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है वो बता दिया मैंने, कार्य और शक्तियाँ बता दिया मैंने आपको, इसकी सीमाएं बता दिया, किस समिति द्वारा इसका चुनाव होता है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सीमाएं जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीवीसी से पूछा गया है प्रश्न, ये सबसे प्रश्न पूछा गया है, सीवीसी से, सीबीआई से भी पूछा जा चुका है 2018 में, ये सीवीसी तो 2020-21 वाले में ही आया है।
तो हो सकता है CIC से पूछा जाए, क्योंकि 2019 वाला जो अधिनियम जो संशोधन अधिनियम हुआ है वो उसके चलते ये चर्चा में रही है, तो वो भी हो सकता है पूछ ले। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अगली जो संस्था है वो है CAG। CAG के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और इससे प्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पहले प्री से रिलेटेड बता देता हूँ कुछ चीज़, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, लिख लीजिएगा। वैसे आप नोट्स बनाते चलिए इसका, ठीक है। और नोट्स ऐसे ही बनते हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनते हैं कि आप उनको फटाफट फटाफट रिवाइज कर लीजिए। अब इसमें सारी सब कुछ है इसमें, प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, कहीं से भी कुछ भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। CAG ये इसका ये संवैधानिक, सबसे पहले तो यह जान लीजिए ये संवैधानिक पद है, अर्थात इसका संविधान में, इसकी संविधान में चर्चा की गई है। आर्टिकल जो 148 है वो जो है इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो CAG से रिलेटेड जो है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये इसी से रिलेटेड हैं, CAG से। तो ये संवैधानिक पद है, सबसे पहला तो याद रखिएगा। संसद का एजेंट और संसद के प्रति जिम्मेदार, ठीक है। ये चीज़ें इसके बारे में बोली जाती हैं कि ये संसद का एजेंट है और संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है, किसी अन्य के प्रति नहीं। और पद से मुक्त होने के बाद, ये भी चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये प्री में भी पूछा जाता है कि अगर ये अपने पद से मुक्त हुआ तो केंद्र या राज्य किसी भी सरकार कहीं भी ये मतलब नियुक्ति के उसमें नहीं रहेगा, यानी इसको कहीं भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये हो गया भाग 5 में अनुच्छेद 148 में, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है हस्ताक्षर मुहर लगा के, ठीक है। उसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके कार्य एवं शक्तियाँ देख लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 2-3 चीज़ें और इनके बारे में जान लीजिए। CAG को लोक वित्त वित्त का संरक्षक, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है प्री में, तो उसमें दे देगा CAG, CVC, CIC, CBI या संसद या राष्ट्रपति। तो आपको पता होना चाहिए कि CAG को लोक वित्त का जो है संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी कहा जाता है, वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कहा जाता है। कार्य एवं शक्तियाँ इसकी देख लीजिए, मेंस से के प्रोस्पेक्ट से आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए, सीमाएं याद पता होनी चाहिए आपको, कुछ सुझाव देना है तो वो भी पता हो। कार्य एवं शक्तियाँ इसकी एक तो आर्टिकल जो 149 है उसमें दी गई हैं, प्लस एक एक्ट पारित किया गया था जो महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं इसके जो सेवा शर्तें हैं 1971 में, इसमें 1976 में संशोधन भी हुआ था, लेकिन ये नियम याद रखिएगा, लिखने में काम आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से कुछ कुछ कार्य एवं शक्तियाँ बताई गई हैं, वो क्या क्या हैं वो देख लीजिए। केंद्र एवं राज्य की जो संचित निधि है, दोनों केंद्र और राज्य दोनों की संचित निधियों से संबंधित लेखाओं का परीक्षण करना। लोक लेखा या आकस्मिक निधि जो होती है उसका उसके लेखाओं का परीक्षण करना, ठीक है। केंद्र राज्य या उसके जो सभी विभाग हैं उसके द्वारा जो आय और व्यय से संबंधित लेखा है उसको उसका परीक्षण करना, ठीक है। केंद्र राज्य के प्राप्तियों एवं व्यय संबंधी जो लेखा है उनके उनके उनका अंकेक्षण करना, उनका परीक्षण करना। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर अन्य कोई वित्तीय, अगर कहीं अन्य उसमें बोला गया कि इसका अंकेक्षण कर दीजिए या इसका परीक्षण कर दीजिए बोला जाएगा तो वो भी वो करते हैं, ठीक है। इनका जो रोल है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि लोक लेखा के जो हैं वो किस तरीके से रखा जाए, केंद्र और राज्य के लिए तरीका बताता है, किस प्रारूप में रखा जाए वो भी मतलब बताता है। कर निर्धारण और संग्रहण में उचित जो आवंटन है वो बताता है, ठीक है, उसका उसकी चेकिंग करता है। कर एवं शुद्ध आगमों का जो निर्धारण होता है अनुच्छेद 200, मतलब उसके अलावा भी वो 4 जो अनुच्छेद बताए थे मैंने 148 से 151 तक, उसके अलावा भी अगर पूछा जाए तो 279 जो आर्टिकल है उसके हिसाब से ये कर एवं शुद्ध आगमन का जो निर्धारण है उसमें उसके भी ये चेकिंग करता है, उसका भी ये अंकेक्षण करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। लेखा संबंधी रिपोर्ट राज्य राष्ट्रपति को तो देता है केंद्र वाला, और राज्यपाल को देता है वो जो जितने भी राज्य हैं उनके रिस्पेक्टिव इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, वो उनको पकड़ा देता है कि भाई आप लीजिए। अनुच्छेद 151 में वो दिया गया है, ठीक है।
और वो जो प्रतिवेदन है राष्ट्रपति जो है वो संसद में रखवाते हैं और राज्यपाल जो है वो विधानमंडलों के पटल पर रखवाते हैं। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ये प्रश्न इसमें भी पूछा गया है प्री में भी कि लोक लेखा समिति के गाइड मित्र या मार्गदर्शक के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है, तो वो है CAG। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, देखिए अब हमने देख लिया इसका गठन, देख लिया कौन सी संस्था है, देख लिया क्या है इसके जो ये हैं नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, वो सब चीज़ें मैंने बता दिया, कार्य और शक्तियाँ बता दिया, सीमाएं और चुनौतियाँ भी देख लीजिए। क्योंकि जब आप मेंस में लिखते हैं अगर परीक्षण करने के लिए चीज़ आती हैं कि आप इस चीज़ का परीक्षण कीजिए, तो वो परीक्षण में आपको चुनौतियाँ भी थोड़ी दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सीमाएं और चुनौतियाँ, कमियाँ मत लिखिएगा कभी भी। ठीक है, कमियाँ मत लिखिएगा, कमी निकालना वो ठीक नहीं है। आप इस कमियों के बजाय या तो सीमाएं लिख दीजिए। ठीक है, कहीं भी ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, या तो सीमाएं लिखिएगा या तो चुनौती लिखिएगा या चुनौतियाँ। ठीक है, कमियाँ लिखना थोड़ा सही नहीं लगता है वर्ड, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। गुप्त सेवा की वह लेखा परीक्षण नहीं कर सकता जो गुप्त सेवा जो IB रॉ और इन सब के लिए जो भी पैसे वगैरह आवंटित होते हैं ना, इन सब के लिए जो है इसका परीक्षण नहीं कर सकता ये लेखा का। ठीक है, तो एक तो ये है सीमाएं या चुनौतियाँ। धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपको पता है कि धन निकालने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन व्यय होने के बाद खर्च होने के बाद परीक्षा करता है, तो कोई इसका बहुत बड़ा ये नहीं है। अगर पहले से ही पता हो तो ठीक है, उसमें कर सकते हैं आप। तो इन सबको समग्रतः एक साथ बताते हुए आप निष्कर्ष में बता सकते हैं इसकी महत्ता को। ठीक है, कि CAG को और स्वतंत्रता और नियंत्रण और ये सब चीज़ों में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि जो इसका जो बेसिक कार्य है, मूलभूत कार्य है या जो मूलभूत उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं आज मैंने कवर की और दो पहले भी कवर कर दिया है, तो 4 संस्थाएं आपकी हो गई महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नेक्स्ट जो होगा वो एक वित्त कमीशन, ये वित्त आयोग। ठीक है, और एक नीति आयोग, ये दोनों पे मैं बना दूंगा, इस पर भी वीडियो बना दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। ठीक है, मेंस में आएगा ही 100%। देख लीजिएगा आप ये 4 संस्थाएं और जो ये 2 मैं बताऊंगा, इसमें से देख लीजिएगा एक एक संस्था आपको 100% मिलेगी मेंस में, और प्री से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको वो फाइनेंस कमीशन पे और नीति आयोग पर मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।